नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जींद के मैदान में सभी पार्टियों ने अपने अपने योद्धाओं को सामने ला दिया है। नॉमिनेशन हो गए हैं और अब ये जंग जो है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। जी हां, सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी ने कृष्ण मिड्ढा, इनेलो ने उमेद रेडू जो कि निर्दलीय फॉर्म भर चुके थे, लेकिन अंत समय में उन्हें अपना सिंबल दे दिया। कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को और जजपा ने दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतारा है, जिससे जींद की चुनावी जंग अब काफी रोचक हो गई है। जींद में 28 जनवरी को होने जा रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने आखिरी दिन नामांकन कर दिया। वहीं आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर चुके उमेद सिंह रेढू का दोबारा से इनेलो की तरफ से नामांकन करवाया गया। सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार उमेद सिंह रेढू ने नामांकन किया। उनके साथ पार्टी के नेता अभय चौटाला और विधायक परमिंदर सिंह ढुल मौजूद थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा ने नामांकन किया। मिड्ढा का नामांकन करवाने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा समेत कई मंत्री मौके पर मौजूद रहे। जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला ने नामांकन भरा। दिग्विजय के साथ सांसद दुष्यंत चौटाला और केसी बांगड़ उनके साथ रहे और आखिर में रणदीप सुरजेवाला ने यहां पर नामांकन अपना भरा और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, अजय यादव, गीता भुक्कल नामांकन के लिए यहां पर पहुंची। और उधर सबसे पहले लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने विनोद आश्री को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया है और नामांकन सबसे पहले ही हो गया है और जीत के दावे सबके अपने अपने। ये इलेक्शन निसंदेह हम जीतेंगे। आपने आज देखा होगा जनता के इस प्यार और लाड को आपने देखा है, इस जनसमूह को देखा है। ये बात निश्चित हो चुकी है कि ये इलेक्शन हम लोग जीतेंगे। तो क्या लेके आप वोट मांगेंगे? देखिए, विकास की दर जो थोड़ी सी ढीली चल रही है, विकास का कार्य चल रहा है, उसको और बढ़ाने का काम करेंगे और जींद में उद्योग की मांग करेंगे। बाकी विकास तो अपनी गति से चल ही रहा है जींद में। और लोगों से सलाह मशवरा करना, कार्यकर्ताओं से, हमारी पार्टी के भी और बहुजन समाज पार्टी, हमने फिर ये फैसला लेकर के चौटाला साहब के पास नाम भिजवाए और उन्होंने, क्योंकि वो जाति तौर पे जिनके एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, इसलिए उन्होंने इनके नाम को रिकमेंड किया और आज हमने इनका नॉमिनेशन फाइल किया है। 31 तारीख को जीत का सर्टिफिकेट लेकर के जाए। जब मैं चुनाव लड़ा था तो 26 साल का था, जब भी दिग्गज मैदान में थे। चौधरी संपत सिंह जी थे, कुलदीप बिश्नोई थे, कई बार चुनाव जीते थे। दिग्गज होने से कोई मोहर नहीं लग जाती, आप चुनाव जीते। मुकाबला किससे? लोग अपने दिल से जिसको मत का अधिकार देते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग परिवर्तन लाने का काम करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी के जो टीम आई है दोनों की, आज इसके विरोध में परिवर्तन की जो मोहर लगनी है वो जींद की धरती। मुकाबला किससे मान? और उधर कल देर रात सबसे बड़ा दांव खेला कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की एक बैठक दिल्ली में चल रही थी और वहां से नाम निकल करके आया रणदीप सुरजेवाला का, जिसके बारे में कोई पहले सोच भी नहीं रहा था। और उनका नाम सामने आने के बाद सभी जितने भी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं सब एकजुट दिखाई दिए, एक गाड़ी में बैठे दिखाई दिए। तो ऐसे में ये माना गया कि कांग्रेस पार्टी अब एकजुट है, लेकिन इसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि हाईकमान का दबाव इतना है, प्रेशर इतना है कि अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी फूट दिखाई तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ऐसे में सभी दिग्गज जो हैं वो एक साथ नजर आए। लेकिन उधर मनीष ग्रोवर जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा रणदीप सुरजेवाला के इस नामांकन पर और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के बारे में, एक बार वो भी सुनिए, फिर चर्चा करेंगे। रणदीप सुरजेवाला एक बलि का बकरा बनाया है कांग्रेस ने, जो खुद सिटिंग एमएलए है वहां पर कैथल से, और जो हरियाणा की विधानसभा की उसकी जब भी विधानसभा का सत्र चलता है एक दिन भी मीटिंग में नहीं आया, इसलिए वो विधानसभा के अंदर जो 4 साल में एक दिन भी ना आया हो और सिटिंग एमएलए हो, तो कांग्रेस ने तो हार स्वीकार कर ली है।
तो चलिए आज चर्चा करते हैं जींद का जागीरदार कौन होने जा रहा है, क्योंकि मुकाबला अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो गया है। जजपा ने दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतार दिया तो रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के टिकट पर यहां आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण मिड्डा, जो कि यहां पर हरिचंद मिड्डा के जो कि स्वर्गीय हरिचंद मिड्डा उनके बेटे हैं, उनको पार्टी में शामिल पहले कराया और अब उनको टिकट दे दिया गया है। ये भी सवाल उठे कि क्या आपकी पार्टी में पहले कोई ऐसा नेता नहीं था कि जिसे टिकट दिया जा सके। तो ऐसे में चर्चा भी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। अरविंद भारद्वाज है हमारे साथ, जेजेपी के प्रवक्ता। संजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र ढुल हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे एलएसपी से भी और कांग्रेस से भी, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत कर रहे हैं रविंद्र जी आपसे। कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा था या फिर पहले से ही तय था कि रेडू सबको ही मैदान में उतारना है, और अगर ऐसा था तो फिर अंत समय में ये फैसला क्यों लिया गया? देखिए, एक मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बता दूं कि राजनीति होती है, बहुत सारी गणनाएं भी की जाती हैं। मुझे जो है निजी तौर पर पिछले 3 दिन से इनके बारे में पता था कैंडिडेट के रूप में, लेकिन हर चीज को आप ना तो डिस्कस कर सकते हैं ना ही कुछ और। तो ये तो बात बिल्कुल छोड़ दीजिए कि कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। हमारे पास में कैंडिडेट की कमी नहीं थी। हाँ, राजनीतिक दांव है, इनका अपना है, हमारा अपना है। अब ये देखेंगे किस प्रकार से कार्य किया गया है। मजबूत कैंडिडेट हैं, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, पहले भी रहे हैं, पहले भी उन्होंने चुनाव लड़े, हालांकि जिला परिषद के लड़े हैं, वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल को जो है सीट जीतने का काम करेंगे। नहीं, वो बात ठीक है कि आप, ये तो खैर पार्टी का ही फैसला, इसमें तो कोई और क्या ही कह सकता है। लेकिन सवाल हम भी उठा रहे हैं इसमें। देखिए, पार्टी कोशिश में थी कि एक मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर उतरे, कोशिशें जारी रहीं, लेकिन अब एक ऐसे कैंडिडेट को जिसने एक दिन पहले अपना इंडिविजुअल नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, उसके बाद उनको अपना सिंबल देना और फिर दोबारा से नॉमिनेशन कराना, यहाँ पर थोड़े सवाल। इस बात को देखिए, क्या पता वो जानबूझ करके करवाया गया इंडिविजुअल। मैंने आपको बताया है ना कि राजनीतिक जो है जमा भाग किस प्रकार से, मैं बता रहा हूँ। अगर इन्होंने इंडिविजुअल एक दिन पहले इन्होंने मान लीजिए नॉमिनेशन दिया था, तो 2 दिन से 3 दिन से मुझे इन उम्मीदवार के बारे में कैसे पता है? तो ये बात मान करके चलिए कि हमें पता था। और इनकी बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है, जिस प्रकार की हैवी वेट कथित जो कैंडिडेट्स आए हैं, उनको जो है हमारे कैंडिडेट ये बताने का काम करेगा कि किस प्रकार लोकल व्यक्ति और अपना जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कितना ज्यादा किस प्रकार से कार्य करता है। लेकिन सवाल तो ये उठेंगे ना चुनाव में जब जाएंगे आप? बिल्कुल उठेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, हम सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें पता है इस चीज का कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हमें अच्छी तरह से पता है, हमने पता है कि हमने चूज किया हुआ था कैंडिडेट को। हमारे पास इनसे भी बेहतर और भी उम्मीदवार थे। हाँ। लेकिन सारी गणना करने के बाद में पार्टी इस जगह पर पहुंची कि किस एरिया से कौन किस सामाजिक किस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार के कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया है, और हमने दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये भी राजनीतिक समीकरण है कि एक दिन पहले आप इंडिविजुअल करवा दीजिए, फिर उसके बाद अगले दिन सिंबल दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब सामाजिक लोगों ने, उसने काफी सामाजिक लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने हमको अप्रोच किया कैंडिडेट के लिए। उन्होंने कहा, सारी बात हुई है समाज की और उनके एरिया के लोगों की मांग के ऊपर ही इन्हें उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। चलिए ठीक है, ओमवीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमवीर मंडार, स्वागत है सर आपका भी। आगे बढ़ रहे हैं, बात संजय जी आपसे करें तो कैसा अब ये चुनाव होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी दिलचस्प पूरा का पूरा ये हो गया है जब इसमें रणदीप सुरजेवाला आते हैं या जेजेपी से दिग्विजय चौटाला आते हैं, फिर एंड टाइम पर इंडियन नेशनल लोकदल का जो दांव है वो भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को उतारा है वो प्रत्याशी बहुत ही मजबूत है, लोकप्रिय है और एक ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ है जिनके परिवार में से पिछले 2 बार के विधायक वहां से थे। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की कारगुजारियों के आधार पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो स्वच्छ और ईमानदार और सबको साथ लेकर चलने की जो छवि है, उस आधार पर और अपने कार्यकर्ताओं के बल के ऊपर जनता का सहयोग लेकर के यह सीट बड़े भारी मार्जिन से जीतेगी। अब जो कैंडिडेट दूसरी पार्टी के आ रहे हैं उनको अधिकार है अपना किस किस कैंडिडेट को उतारे हैं, लेकिन उनके कैंडिडेट उतारने से ये बात समझ में आ रही है कि किस तरह से सारे दल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से टक्कर दे पाए। उनका लक्ष्य लोगों की सेवा करना या सत्ता हासिल करना या वहां से जीतना के अलावा उनका ये हो गया अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर सरकार के विकास के 4 साल जो 4.25 साल का हमारा कार्यकाल है उसके आधार पर जनता के बीच में जारी है और हमें उम्मीद है
जनता भारी प्रमोशन बता करके हमारे ठीक है प्रत्याशी तो को साहब, आपकी प्रतिक्रिया। आप हंसे जिस बात पर, मैं चाहता हूँ आप रख दे, वो भी शेयर कर नहीं, लें। जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, डरे हैं, सहमे हैं, जैसे पता नहीं कोई वहां पर कोई एक बहुत बड़ा पब्लिक सेल लगी हुई थी कि जहाँ पर डरपोक लोग उनको सामने दिख रहे थे। ये मानती, आपने भी लास्ट डेट जो है टिकट डिक्लेयर की है, वो भी इनेलो के इम्पोर्टेड उम्मीदवार से। तो आप ये बात मत कीजिए कि कौन डरा हुआ है कौन नहीं। हम भी उतनी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में खड़े जितना आप, उतना ही हम काम करेंगे। यदि आप बात करते हैं विकास की, तो मैं आपको वो डाटा देने का काम करूंगा जिनके लोगों को पता है आज के दिन में वहां पर चलने के लिए सड़क नाम की चीज नहीं है पूरे शहर के अंदर। ये कौन से विकास की बात करते हैं? जींद के लोगों को अच्छी तरह से पता है। बाहर के लोगों को आप बरगला सकते हैं, जींद के लोगों को जींद के अंदर बैठ करके बिल्कुल नहीं बरगला पाएंगे, कि उनको पता है कि वस्तु जो स्थिति वहां पर क्या है। कोई डरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं, इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़िए, हम भी लड़ेंगे। जनता को फैसला करने दीजिए कौन क्या करेगा। ठीक है शर्मा जी, आप कमेंट करना चाहेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, देखिए, जो विकास के कार्य हमने करे, बिल्कुल मैं भी एक एक बात को गिनाऊंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 4.25 साल के अंदर क्या किया। इनेलो की भी जब सरकार रही है 5 साल, और कांग्रेस की भी 10 साल की सरकार रही है। इन सरकारों ने कभी जींद का ध्यान नहीं किया, जींद के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जिस तरह के काम हमारी सरकार ने किया, उसके आधार पर ही हम जनता के बीच में जाएंगे। और आज हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है कि 5 नगर निगम के चुनाव भी हम भविष्य में निकट इतिहास में जीत करके आए हैं। इस कारण से जनता का जो समर्थन हमें मिला, उसका भी हमारे अंदर एक उत्साह है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो मतलब आप पिछली जीत का जो कॉन्फिडेंस है उसी को आधार बनाएंगे। काम आप कह रहे हैं आपने खूब कराए हैं, लेकिन उन कामों को तो जींद की जनता तो जानती है। आप कितना भी कह लें कि कितने काम कराएं, लेकिन जनता तो सवाल आपसे पूछेगी ना। 28 को वोटिंग होगी, 31 तारीख को पता लग जाएगा। हाँ। क्योंकि उसका पैमाना वही होता है कि जनता किसको चुनती है, जनता किसको वोट देती है। किसी भी सरकार की लोकप्रियता का पैमाना चुनाव ही होते हैं, और वो पैमाना हमने अभी एक महीना पहले उसको हमने जीत करके हम आए हैं, वही पैमाना होगा। चलिए ठीक है, वो आपकी जीत का पैमाना है अरविंद भारद्वाज। तो ऐसे में मुश्किल हो जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी के पास तो पुरानी जीत का और निगम की जीत का भी कॉन्फिडेंस है, इसके अलावा वो विकास का दावा भी कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में थोड़ा मुश्किल तो होगा। नहीं, सबसे बड़ी बात है, मैं अभी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, वो कह रहे थे कि हमारे प्रत्याशी को देखकर जो विपक्षी दल हैं वो डर गए हैं, भाग रहे हैं। मतलब आपने कोई प्रत्याशी उतारा है या चुनाव लड़ने के लिए किसी भूत को आप लेकर आए हैं? कैसी मतलब बच्चों वाली बातें कर रहे हैं संजय शर्मा जी, आप एक अनुभवी प्रवक्ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, ये बार बार दावा करते हैं कि मनोहर जी की जो सरकार है इनकी, वो ईमानदार है, इन्होंने विकास किया है और ये विकास के नाम पर इस चुनाव को जीतेंगे, इनके कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। परंतु आज स्थिति ये है कि 4 साल पहले जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। 4 साल पहले भी इनके पास हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं थे, ना लोकसभा में ना विधानसभा में। आज भी यही स्थिति है कि आज एक जींद का अकेला एक जो बाई इलेक्शन है उसे लड़ने के लिए भी इनकी पूरी पार्टी के पास पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई एक उम्मीदवार ऐसा नहीं था जो ये मादा रखता हो कि मैं जींद का चुनाव लड़ सकता हूं। और ना ये कॉन्फिडेंस खट्टर साहब दिखा पाए, इसीलिए मजबूरन इन्हें अपना एक उम्मीदवार भी, अपना एक चुनाव लड़ने के लिए भी जो कैंडिडेट है वो कहीं और से उधार मांगना पड़ा। आज यही इनकी स्थिति, यही जींद में नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में है, यही स्थिति इनके आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में होगी। अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस की आज ये स्थिति है कि इन्होंने लगभग 1 हफ्ते से मंथन करने के बावजूद भी एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो कि खुद पहले से विधायक है। मतलब ऐसा कोई और कार्यकर्ता इनके पास ना जींद में ना हरियाणा में था जो विधायक ना हो और विधायक बनने की कोशिश कर रहा हो या मेहनत कर रहा हो या इतना मजबूत हो जो विधानसभा का चुनाव लड़ सके। मजबूरन इन्हें एक ऐसे व्यक्ति को ही चुनाव लड़ाना पड़ा जो विधायक है पहले से ही, और खुद विधानसभा में उसकी अपनी जो उपस्थिति है, जो हाजिरी है, वो 10% से भी कम है। मतलब ऐसा विधायक जिसे अपने क्षेत्र से, हरियाणा से कभी कोई लेना देना नहीं, जिसने हमेशा दिल्ली की राजनीति की है और सिर्फ दिल्ली में रहकर उसने हरियाणा के बल्कि हकों को गिरवी रखने का काम किया। डॉक्टर अजय चौटाला कहते हैं कि कांग्रेस से और जेजेपी के बीच में ही मुकाबला है, इसके बावजूद भी नहीं, मुकाबला तो हमारा अब सच बताऊं, दिग्विजय चौटाला जी के नामांकन भरने के बाद अब किसी से नहीं बचा, क्योंकि
स्थिति ये है, जैसे मैं कांग्रेस और बीजेपी को बताया, यही स्थिति इनेलो की है। इनेलो, जैसे आपने भी बड़े अच्छे सवाल किए कि कल तक जो व्यक्ति निर्दलीय एक नामांकन भर रहा है, आप उसे अपना कार्यकर्ता कैसे कह सकते हैं? अगर वो आपका कार्यकर्ता था तो उसने निर्दलीय नामांकन क्यों भरा? और अगर निर्दलीय भरा तो फिर आपने उसे अपना उम्मीदवार क्यों बनाया? क्या और कोई आपके पास व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो इस पे चुनाव लड़ सके? और जिस व्यक्ति को आपने टिकट दिया वो आपका कार्यकर्ता नहीं था, वो आज बीजेपी के साथ था। दर्जनों सैकड़ों हमारे पास ऐसे फोटो हैं, ऐसी जानकारियां हैं जिनमें वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिला हुआ है। इसका मतलब आप जो ये चुनाव है सिर्फ और सिर्फ जननायक जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर। इससे ज्यादा और आज आपका कोई मकसद नहीं है। ठीक है, रविंद्र ढोला आपकी प्रतिक्रिया, फिर ओमवीर जी के पास चलेंगे। जिनके खुद के कैंडिडेट निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी पार्टी ने एक निर्दलीय कैंडिडेट को बाहर से समर्थन देने का काम है, जिनके पास ना सिंबल है, ना ही झंडा है और ना ही रजिस्ट्रेशन है, वो आज निर्दलीय का भाषण यहाँ पर दे रहे हैं। एक मिनट सर, बीच में नहीं, प्लीज लेट मी स्पीक। वो ठीक है, एक बार अरविंद बात पूरी कर लेने दीजिए उनको। मैंने अरविंद एक बार वो बात पूरी कर लेंगे। ठीक है, आप अपनी बात पूरी दोबारा से रिपीट करूंगा। नहीं, बारी बारी से कर लीजिए, बात को समझिए। वो ठीक है, अरविंद आपके पास आएंगे। को हर राजनीतिक पार्टी को अपनी मजबूती के ऊपर चुनाव लड़ने का अधिकार है। अपनी राजनीतिक जो है आपकी हमारी जो है, आपको जरूरी नहीं है कि हम ये बताएं कि हमारी कौन सी नीति रणनीति के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। आज दोपहर 12 बजे तक आपके कैंडिडेट का कोई अता पता नहीं था। इस प्रकार का काम कर रहे हैं। दुष्यंत सिंगला जी से क्यों मिलने गए थे दुष्यंत जी, आप ये बताने का काम करेंगे। उनका झंडा उतरा, कल सुबह वापस कांग्रेस का झंडा लग गया। डॉक्टर अजय सिंह जी को सुरेंद्र बरवाला जी के घर क्यों गए भारतीय जनता पार्टी? आप बताइए, भाजपा नेता बरवाला जी के घर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला क्या कर रहे थे? कांग्रेस नेता सिंगला के घर क्यों क्या कर रहे थे? ये बात आपकी रणनीति आपके पास है, इसका ये मतलब नहीं हम बिना रणनीति के यहाँ पर बैठ करके चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो तो सब अभय चौटाला भी जा रहे थे मांगेराम गुप्ता से मिलने, फिर आप कहेंगे, है ना? बात कर रहा हूँ, ये बात करते हैं कि ये मिले हुए हैं, वहाँ से करारा जवाब मिला। फिर भाजपा के एक जो है नेता के घर में जो है इनके नेता गए हैं, वहाँ पर उनके साथ में बात करते हैं और ये बात करते हैं कि हम मिले हुए हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ आपको। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती राजनीतिक रूप से कौन किससे कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। ये कौन सी बुनियाद के ऊपर ये झंडा उठा कर ये घूम रहे हैं कि भाजपा को जिताने का काम करेंगे। श्रीमान जी, आप और हम यही मिलेंगे 15 दिन के बाद में, आपको पता लगेगा किससे कितने वोट आएंगे। ठीक है, अरविंद छोटा सा कमेंट आपका, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं जींद विधानसभा में आने वाले एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल को वो वोट देता आया हो, हम सभी के घर वोट मांगने जाएंगे। किसी से पूछ के जाएंगे क्या? कैंडिडेट सिरसा से इम्पोर्ट करना पड़ा? हरियाणा में नहीं है क्या? आपके हरियाणा में नहीं है क्या? आपकी कार्यकर्ताओं ने आज निर्दलीय जो है नामांकन क्यों दायर किया है? अशोक गोयल आपके सभी आपके कम से कम आपकी पार्टी के कैंडिडेट निर्दलीय वहाँ पर जाकर रविंद्र जी ठीक है। एक सवाल अरुण जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, जल्दी पूछिए। स्वर्गीय आदरणीय चौधरी धर सिंह जी यहाँ जींद से विधायक रहे और मंत्री रहे, और हमारे आदरणीय हमारे पिता समान ढुल साहब आज जुलाना से विधायक है। ये रविंद्र जी के अपने परिवार से हैं, क्या अलग अलग सीटों से चुनाव नहीं लड़े हैं? ये गलत है रविंद्र जी, कोई चुनाव लड़ सकता है, परंतु दिग्विजय चौटाला जी जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या दिग्विजय चौटाला जी जननायक जनता पार्टी के सदस्य नहीं है? आप बताइए। नहीं, वो ठीक है, वो उनका सवाल जो अरविंद उनका सवाल जो है वो आपको जींद में ही आप इतनी बड़ी रैली करके दिखाते हो, कहते हैं कि देखिए हमारे कितने कार्यकर्ता जींद में हैं, हालांकि आप उसका जिक्र नहीं करते। एक बार तो आप कहते हैं कि प्रदेश भर से लोग आए, फिर आपसे कुछ नहीं तो आप कहते हैं कि जींद के लोग थे। मतलब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन जींद में कोई कार्यकर्ता आपको ऐसा नहीं मिला क्या कि जिसको वहीं से टिकट दिया जाए और उतारना पड़ा दिग्विजय सिंह चौटाला को? क्योंकि लगने लगा कि अब यहाँ पर साख का सवाल है ना। अरुण जी, सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने एक लोकतांत्रिक तरीका अपनाया। हम इन लोगों की तरह एक आदमी फैसला नहीं लेता। अजय चौटाला जी ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, सबसे पूछी थी सबकी राय, और हमारे सभी ज्यादातर जो जींद के पदाधिकारी हैं उनकी यही राय थी कि ये उपचुनाव है और ये एक सिर्फ जींद का नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की नजर इस चुनाव पर है, और हम चाहते हैं कि दिग्विजय चौटाला जी को इसमें इस चुनाव में लड़ाया जाए। ठीक है, मतलब उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में उनको लॉन्च कर लिया जाए, ये एक मौका अच्छा है। कार्यकर्ताओं की मांग थी, कार्यकर्ताओं की मांग माननी पड़ी हम। चलिए ठीक है, ओमवीर जी,
इस पूरे द्वंद्व में क्या लगता है कि सबसे पहले आप लोग कैंडिडेट घोषित करके आ जाते हैं, तो क्या ये उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा जो चुनाव है ये आप अपने पक्ष पे कर पाएंगे इस तरीके के कदम उठाकर? देखिए अरुण जी, अपनी अपनी दलीलें सब लोग रख रहे थे, मैंने बड़ी शांति से सारों को सुना है, लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि व्यवस्था जिस तरह की रही है हरियाणा के अंदर, जिस तरह का विकास में रुकावट जींद में विशेष करके रही है, उन मुद्दों पे किसी ने नहीं बोला। सारे लोग अपने अपने नेता के बारे में बता रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले हम बीजेपी से अगर शुरू करें तो बीजेपी जो इनेलो को हमेशा लूट खसूट बदमाश पार्टी करप्ट पार्टी इस तरह हमेशा गाती रही, उसके 10 साल लगातार एमएलए रहने वाले परिवार से उनको इम्पोर्ट करने पड़े। और कौन सा ऐसा गंगा जल है जिसमें नहला के पवित्र कर देते हैं उसको 1 मिनट में। दूसरे आ जाएं आप इनेलो पे और जेजेपी लोग जननायक पार्टी पे। देखिए ये जो पार्टी है, ये पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका मुखिया तिहाड़ जेल में बैठा है वहां से निकली है। और जब दिवालिया हो जाती है कोई कंपनी तो दोनों भाई अलग अलग अपनी अपनी कॉर्पोरेट कंपनी अलग दुकान खोल लेते हैं। ये उस तरह का एक आचरण है। किसी को यहाँ की जनता जो यहाँ की शोषित और प्रताड़ित जनता है, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, रोजगार के रूप से, जिस पे लंबे अरसे से अत्याचार हुए हैं और जो पीछे अत्याचार हुए हैं उससे किसी कोई मतलब नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए मिस्टर सुरजेवाला को आपको दिल्ली से बुलाना पड़ता है, जो दिल्ली की सेंटर की राजनीति देखते हैं। इससे साफ पता है कि 4 कांग्रेस हरियाणा में काम कर रही हैं और उन चारों को एक गाड़ी में बैठाने मात्र के लिए सुरजेवाला जी को लाया गया है। वो अंदर अंदर से क्या काम करेंगे सबको पता है। जहां तक क्रियाकलाप हैं हरियाणा में कांग्रेस के, वो एक प्रॉपर्टी डीलिंग के तौर पे उसने पिछले रिकॉर्ड में रहा है। उसने भेदभावपूर्ण राजनीति की है हरियाणा के अंदर, खासकर नौकरियों में। इनेलो और बीजेपी ने ही लंबे अरसे तक हरियाणा में राज किया। जिस तरह के डाटा पाए गए हैं कि 50% नौकरियां एक ही तरह के लोगों पे रहीं, बाकी हरियाणा की 90% आबादी का शोषण हुआ उस पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो ये जो सारी चीजें हैं और जहां पीछे इन सब चीजों को लेकर जिस तरह का हमारे बीजेपी को लोगों ने रूलिंग में पार्टी के रूप में हरियाणा की सत्ता संभाली दी, उसको उसमें जो माननीय खट्टर जी की जो सरकार रही है, माननीय खट्टर जी अपने आप में बहुत ही वीक मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी जीत का दावा कहां ढूंढते हैं, कहां पाते जीत के लिए मैदान कहां तैयार हुआ आपके? तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सांसद राजकुमार सैनी ने जिस तरह लोगों की उस नब्ज को छुआ, उस नब्ज की हितैषी के रूप में आए कि जहां कोई बोलने को तैयार नहीं है, अत्याचार होते रहे, कोई बोलने को तैयार नहीं है, सारे चुप हो जाते हैं। उस नब्ज पर जब राजकुमार सैनी जी ने अपना हाथ रखा तो लोगों ने कहा कि हाँ, कोई तो है जो हमारी बात कहने के लिए तैयार हुआ है और खुल के सरेआम हुआ है। और एक इतनी बड़ी पार्टी का मेंबर होने के बाद 8 महीने बाद ही सरेआम पार्टी के विरोध में आके खड़ा हो गया है। तो वो जनता आज मुंह भाई बैठी है, वो इंतजार कर रही है, चुपचाप इंतजार कर रही है। आप देखिए इतने आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे इस बार, तो लोग देखते रह जाएंगे। आधार ही यही है कि आप कहते हैं कि एक जाति विशेष के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए। वो कहते रहे राजकुमार सैनी, हाँ कि ना, अब वो कहते रहे ना कि जाति विशेष के आगे सरकार ने घुटने टिका दिए। देखिए और उस पूरे के पूरे प्रताड़ना के खिलाफ न सरकार ने आवाज उठाई और ना कोई और सामने आया। और ऐसे में राजकुमार सैनी सामने आ गए और उन्होंने कहा कि अब आवाज हम उठाएंगे। और फिर वो एक 35 बनाम 1 की बात करते रहे, एक जाति विशेष का जिक्र बार बार करते रहे। तो क्या जींद का ये उपचुनाव भी आप उसी बात को लेकर लड़ने वाले हैं कि जाति विशेष और उस वक्त घुटने टिका दिए थे सरकार ने? अरुण जी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने किया है। हाँ। देखिए संविधान के दायरे में रूल ऑफ लॉ में हमारा ये देश चलता है और जहां रूल और लॉ खत्म हो जाए वहां इंसानियत मर जाती है। हमने वो दृश्य टेलीफोन पे सुने हैं कि बेटे और बाप के सामने बहन और बेटियों के साथ क्या हो रहा था और वो टेलीफोन पर रो रहे गड़गड़ा रहे थे। ऐसा दृश्य सिहर जाती है आत्मा जब आप इन चीजों को देखते हैं कि क्या किसी रूल ऑफ लॉ में, डेमोक्रेसी में, जहां इतने बड़े देश में इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, वहां भारत का एक प्रदेश इस तरह हफ्तों तक जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। और मैं आपको उदाहरण बता दूं, उस दौरान बिजनेस कम्युनिटी के लोग, विशेषकर वो लोग जो हमेशा बीजेपी के सहयोगी रहे, वो लोग माननीय राजनाथ सिंह जी के कोठी पे मेरे सामने थे, मैं वहां पे था और लोग गिड़गिड़ा रहे थे, ये कह रहे थे साहब बचाओ बचाओ, जैसे बाहर से कोई आकांतरा आ गए हों, आतंकवादी आ गए हों। लेकिन ये राजनीतिक लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, मुझे शर्म आती है इन लोगों से ये कहने में कि भाई आप कम से कम आपकी आत्मा क्यों नहीं रोई उस समय?
नहीं, जिस तो समय हर किसकी बेटी आत्मा- बहन और हर संपत्ति जल रही थी, किसकी कि आप कम से आत्मा कम रोई? किसकी आत्मा रोई? मैं हर तो उस किसी ने समय कोशिश की ना, देखिए हर उस किसी ने दौर कोशिश की कि पूरे मसले को भुना लिया जाए किसी भी तरीके से। देखिए हर किसी कांग्रेस की का कोशिश नाम, की, कोई पीछे नहीं कांग्रेस था। का नाम उसको जलाने में आया, नहीं तो क्या क्लियर राजकुमार कट सैनी आया। का नाम नहीं आया? और सुनिए मैं बता रहा हूँ, वो नाम इसलिए आ रहा था कि उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई है कि ये भड़का रहे हैं, लेकिन वो जो जिस समय जलाया जा रहा था उसके खिलाफ एक भी सांसद, एक भी एमएलए हरियाणा का क्या बोला? क्या किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? अरे भाई ऐसे मत करो भाई, ये इंसान है सभी, भाई संपत्तियां मत जलाओ, हर चीज का समाधान है। आरक्षण तो बहुत छोटी चीज थी, वहाँ वो लोग जलाए गए जिनका आरक्षण से कोई मतलब इसी बात को लेकर चुनाव में जाने वाले हैं, इसी बात को उठाएंगे। हम जाने वाले हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए। ये भी आप देना, ये भी एक मुद्दा है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन जिस तरह का लोगों को, व्यवस्था परिवर्तन इसी मुद्दे को लेकर करना चाहते हैं ना। व्यवस्था परिवर्तन एक मुद्दा नहीं, व्यवस्था परिवर्तन एक परिणति कि आप किस मसले को लेकर आप उस परिणति तक पहुंच जाते हैं। ये ठीक है, व्यवस्था परिवर्तन आप एक बहुत बड़ा शब्द हालांकि कह रहे हैं, व्यवस्था बदल पा नहीं रहे हैं। सत्ता परिवर्तन की बात आप कह लें, वहां तक ठीक बात है, लेकिन आप ये बताइए सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन होती है। नहीं, व्यवस्था परिवर्तन वो होती है, ठीक है कि आप लेकिन एक जींद का चुनाव जीत करके कितना परिवर्तन कर लेंगे वो बात अलग है। लेकिन आप एक बात बताइए कि आप उस वक्त भी एक 35-1 की बात करते रहे, और ये आप क्या यही बात अब जींद के उपचुनाव में करेंगे और यही आधार आप मान रहे हैं कि ऐसा कहकर के हम जीत जाएंगे? देखिए हम ये आधार मान रहे हैं, मतलब ये याद दिलाएंगे आप लोगों को? हम लोगों को भागीदारी, जिस तरह वंचित रखा गया एक बड़े 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 समुदाय को, बड़े बड़े तबके को, जैसे इन्हें लोग कि मैं कहूँ आपने बहन जी मायावती जी से अलायंस कर लिया, क्या वो मतदाता को आप एड्रेस करते हो? क्या आप ही लोग वो थे जो उन पर अत्याचार करते रहे हमेशा? क्या वो आपको वोट करेंगे? मुझे नहीं लगता वो वोट करेंगे। ढुल साहब आप प्रतिक्रिया दे दीजिए। तो ये जो चीज है, ये बहुत बड़ा इशू है जिसको सांसद राजकुमार सिंह ने एड्रेस किया है और जनता इंतजार कर रही है। मैं बताता हूँ इनका फर्जीवाड़ा मैं आपको बड़ा बताता हूँ। बड़ा फर्जीवाड़ा सब मत कहो, आप लॉजिकल बात कहो प्लीज। आप, मैं बिना लॉजिक की कोई बात नहीं बोलूंगा, डोंट इंटरप्ट। मैंने आपकी हर चीज को सुना है। ठीक है, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, बताइए रविंदर जी। चलिए, लगता है संपर्क उनसे नहीं बन पा रहा है, फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और इसी पर उनकी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। इसी बीच वंदना पोपले कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हैं। वंदना जी, जींद के उपचुनाव के लिए रणदीप सुरजेवाला को सामने लाकर आप क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जीत हमारी पक्की है और हमने एक ऐसा बड़ा कैंडिडेट रख दिया है कि इसके आगे आप सब फेल हो जाएंगे? क्योंकि अभी हम मनीष ग्रोवर जी का बयान सुन रहे तो कह रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला की तो बलि चढ़ाई जा रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने रणदीप सुरजेवाला जी को जो कैंडिडेट बनाया है, और जीत तो हमारी पहले से ही पक्की थी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के साथ विश्वासघात कर रही है, तो जीत तो हमारी पहले से ही पक्की थी। लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी क्योंकि जींद के बेटे हैं और उनको सिर्फ कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता है, इसलिए उनको उतारा गया है। और फिलहाल मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका है कि कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी जो है सामने टिकने वाली नहीं है, चाहे जींद का चुनाव हो या आने वाले लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो कांग्रेस नहीं, क्या मैसेज? आप ये बताइए कि आपके पास क्या और कोई इतनी बड़ी पार्टी है, जींद में कोई और कार्यकर्ता मिला ही नहीं क्या? एक विधायक कोई आप चुनाव लड़वा रहे हैं? देखिए, जींद के बेटे हैं वो, उन्होंने ये किया, राहुल जी ने डिसाइड किया क्योंकि वो जींद से कनेक्टेड है, इसलिए कैथल के विधायक हैं, कैथल से ही उनके पिता विधायक रहे। स्ट्रेटेजी है इसमें। आप ये मानकर चलिए कि कहाँ पर हमें बोला जाता है कि आपके पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हैं, और आज मेरे से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई और नेता नहीं है। तो मैं तो बड़ा सुनता हैरान होती हूँ। नहीं, इतनी पुरानी बड़ी पार्टी आप कहते हैं ना, सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी, और उसी पार्टी के पास कोई ऐसा कोई नया कार्यकर्ता, कोई नेता नहीं है कि वो जींद से ही किसी को वो सामने ला सके? एक विधायक को ही चुनाव लड़वाना पड़ रहा है, कहीं हार ना हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि वो नरवाना से भी उन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा था और कैथल से भी लड़े हैं, लेकिन बेसिकली वो जींद के हैं, और जींद जिले के अंदर ही नरवाना कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, और जींद में ही अब की बार वो लड़ रहे हैं। ये मेरे पार्टी का निर्णय है क्योंकि वो जींद से कनेक्टेड करते हैं। जींद का इतना बुरा हाल कर दिया पिछले 10 साल में, जो आरएलडी के कैंडिडेट चुने गए या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वो अपना भी समय बता रही है। तो इस समय जरूरत है कि एक ऐसा कैंडिडेट जो सामने आए और वो जींद की हालत को बढ़िया से करे। हाँ, नहीं 10 वो ठीक है, वो अपना भी टाइम बता रही हूँ उसमें। हालात तो आपकी सरकार भी रही, वहाँ भी तब भी अच्छे नहीं थे।
नहीं बहुत बढ़िया थे। अगर मैं आपको 4 साल में खराब हो गए। मैं बता रही हूँ आपको, चौधरी रणवीर यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे समय में पास हुई, उसकी हमने जो है उसका पैसा भी पास करा दिया था, लेकिन उसके बाद एक ईंट भी नहीं लगी। वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो सारे सड़कें 8 साल में वहाँ पर एक भी सड़क नहीं बनी है। और अरे क्या बात कर रही हैं मैडम, आप क्या बात कर रही हैं? आप मतलब फिर जमीनी या तो हकीकत बताना नहीं चाह रही हैं, फिर आप जानती नहीं हैं। मैं जींद की इंचार्ज हूँ, पूरे 5 साल में लगातार जाती रही। चलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही प्रदेश में 2014 तक, तो रोहतक से लेकर और लाखन माजरा तक की सीमा तक तो आपने सड़क बना दी। जहां से जींद की सीमा शुरू हो जाती है वहां से प्रोजेक्ट ठप पड़ा था, ये बात शायद आप जानती होंगी। और वो प्रोजेक्ट बाद में हालांकि शुरू हुआ, लेकिन जिस गति से चल रहा है, जिस कछुआ चाल से चल रहा है, वो भी सब जानते हैं। इसके अलावा जींद को कैथल से जोड़ने वाला रास्ता भी, उसकी हालात क्या है आप जानती होंगी बड़े अच्छे तरीके से। जींद को कैथल और पानीपत से जोड़ने वाले जो रास्ते हैं उनके हालात क्या हैं वो आप बेहतरीन तरीके से जानती होंगी। माफ कीजिएगा, जींद से मेन बाईपास से जब आप एंट्री करते हैं रोहतक साइड से, तो जितना भी यूनिवर्सिटी वाला जो रोड है उस सड़क के हालात क्या हैं, वहां पर सफेद पट्टी तक नहीं लगी और वहां ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है, रोज दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसे मोड़ वहां पर है। उसके बारे में ना कभी सोचा गया 2014 तक और ना 2014 के बाद वहां सोचा गया। तो ये बात तो आप रहने दीजिए कि विकास हुआ था। मैं जवाब दूं आपको? जी जरूर, मैं जवाब दूं जरूर। देखिए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब इस तरह के आरोप लगते हैं। मेरी पार्टी पे तो आरोप ही लगते हैं कि यहाँ विकास हुआ, यहाँ नहीं हुआ। जबकि और पार्टियों की बात करें तो वहाँ पर बात होती है कि यहाँ पर विनाश हो गया और यहाँ पर विनाश हो गया। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही या एनएलडी रही, जरूर हमने जो है इस तरह से कोशिशें की कि हर जगह समान विकास हो, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई कसर रह गई है तो उसको अब की बार पूरा कर दिया जाएगा। पर तो हार मिली थी, इसी मुद्दे पर तो हार मिली थी, इस बात को तो आप भूल रही हैं। 100% कोशिश करते हैं, लेकिन कई चीजें अगर रह भी जाती हैं तो उसको पूरा करने का काम भी कांग्रेस सरकार करेगी। नहीं, वो उतना तेजी से हुआ नहीं ना। आप भी जानते हैं, आप भिवानी चले जाइए, भिवानी से महेंद्रगढ़ का पूरा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र था, श्रुति चौधरी वहां सांसद रही, वहां कितना आपने वो सड़क पूरे 10 साल तक नहीं बनी, इतने बड़े बड़े गड्ढे में ट्रक तक गिर जाए ऐसी नौबत थी उस सड़क पर। वहां मतलब देखिए, बात अगर जमीन पर आकर के तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम जींद की बात कर रहे हैं। अरविंद भारद्वाज ही आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ और आपको मैं बता सकती हूँ, मैं सारी सुबह से हम वहीं पर थे और सारी सड़कों का हाल मैंने देखा है। लेकिन आपको ये बता दूं कि जितना विकास कांग्रेस के समय में हुआ है वो ना एनएलडी के समय में हुआ है, ना ही वो बीजेपी के समय में हुआ है। आपकी बात का मान रखते हुए कि अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको हम आपकी बार पूरा कर देंगे। चलिए ठीक है। अरविंद भारद्वाज। अरुण जी, अभी पहले मैं जवाब दूंगा। वो हमारे जो राजकुमार सैनी जी की पार्टी से जो प्रवक्ता बात ओमवीर भंडार है हमारे साथ। हाँ, ओमवीर जी जिस तरह से बता रहे थे, जरूर इतना जरूर है कि जो एक दूषित जो मानसिकता है इनकी, उसके साथ इनकी पार्टी जरूर चल रही है। परंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना और है हरियाणा प्रदेश में कि एक दूषित मानसिकता और विचारधारा के होने के बावजूद इन्होंने जो नगर निगम चुनाव था जो पीछे अभी हुआ हरियाणा प्रदेश में, उसमें इनेलो के जो प्रत्याशी थे उनसे ज्यादा इन्होंने वोट ले ली, चाहे वो पानीपत की बात हो या हिसार की बात हो। तो कहीं ना कहीं आज भी ऐसे लोगों की जगह है जो समाज को बांटना चाहते हैं, समाज को खंडित करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनेलो को बीट करने का काम इन्होंने किया। अब देखना ये है कि आगे कितना कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं लोगों तक। संजय शर्मा, अभी आप सुन रहे थे जो वंदना पोपली बोल रही हैं विकास की अगर बात करें जी, सबसे बड़ी बात रविंद्र जी, मैं आपके पास उसी मुद्दे पर आऊंगा जब से आपसे कनेक्शन कट हुआ था, लेकिन अभी हम संजय शर्मा जी, विकास की बड़ी बात हो रही है और वंदना पोपली जी तो अभी रास्ते में वहीं से आ रही हैं। आज सारा दिन वो नॉमिनेशन के बाद पूरा देख करके आई हैं, जिनमें हालात क्या है। नहीं, वंदना पोपली जी किस आधार पर कर रही हैं? 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या हमने 2014 के आने के बाद सब कुछ तहस नहस कर दिया? इनके बनाए हुए महल हमने सारे ढा दिए। आज इन्होंने जिस प्रत्याशी को उतारा है आदरणीय सुरजेवाला जी, वो 10 साल तक उस सरकार में मंत्री थे और वरिष्ठ मंत्री थे 2004 से लेकर 2014 तक। आज जनता जब जींद की जनता के बीच में हो जाएंगे चुनाव प्रचार के दौरान, तो जींद की जनता इनसे जरूर पूछेगी कि आप 10 साल तक मंत्री रहे, आपने जींद की क्या सुध ली? जींद के विकास के लिए आपने कौन कौन से काम किए? अरे आप कैथल के लिए तो कुछ कर नहीं पाए। आप 73 जो दिन लगे हैं विधानसभा के 73 दिन, उनमें से केवल 6 दिन तो आप विधानसभा में गए, वो भी किसी विशेष कारण से आप गए। एक भी सवाल आपने विधानसभा के अंदर कैथल की जनता की भलाई के लिए नहीं पूछा।
एक भी कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपने नहीं दिया। यानी कि पहले आपने नरवाड़ा के लोगों को ठगा, फिर आपने कैथल के लोगों को ठगा, अब आप जींद के लोगों को ठगने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन जींद की जनता इतनी भोली नहीं है, वो कांग्रेस की असलियत को जानती है, कांग्रेस के नेताओं ठीक को है, भी वंदना जानती है। पोपली, आपकी प्रतिक्रिया। कांग्रेस के नेताओं देखिए, मैं का कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, को समाप्त मैं आ रहा करने हूँ। के लिए हमने क्या 4 साल में तहस नहस कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तहस नहस जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा नहीं, है। मतलब वो ये बात कह रहे हैं कि आपने जैसे बताया तो ऐसा लगता है जैसे, अरे इनको तो बोलने का हक ही नहीं है। कैसे बोल सकते हैं जब ये 5 साल से सरकार में थे, इन्होंने करा क्या पहले वो तो गिनवा दीजिए। अकाउंटेबिलिटी आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, और आप किससे डालेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया? अरे 5 साल से सरकार किसकी थी उसका जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है, इसी का जवाब दे दीजिए संजय जी। पिछली सरकार आपने क्या किया? आगे एक मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, वो बना के नहीं बना, उसके बारे में बता दीजिए। वो संजय जी वो अभी जींद की जनता ये पूछ रही है, जींद की जनता ये पूछ रही है, ये सवाल हमारे पास आते हैं रह रहकर कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी हर जिले में, वो बना के नहीं बना, उसके बारे में अगर कोई जानकारी आपके पास हो तो बता दीजिए। मुझे कह रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि सरकार तो आप ही की रही। अब दोबारा सवाल करेंगे, मुझे सुना नहीं। जींद के लोग मेडिकल कॉलेज के इंतजार में पूछ रहे हैं कि वो बना के नहीं बना, और आप वोट मांगने जाएंगे तो फिर पूछेंगे। बिल्कुल, देखिए जी, हर व्यवस्था को खड़ा करने में समय लगता है। हमने 22 एकड़ जमीन को एक्वायर किया, जो कि हमें पंचायत ने दी है, 400 करोड़ रुपया उसके लिए जारी किया, वो तो काम शुरू हो चुका है। हर काम को डीपीआर बनाने में, उसको आगे कागजों को बढ़ाने में, उसकी फाइलों को आगे समय लगता है। हमारी सरकार ने उस चीज को आगे बढ़ाया है और कॉलेज बनकर हो जाएगा, सब चीजें ठीक है। अरविंद, मैं आपके पास आ रहा। रविंदर ढुल्क, आप जो बात अभी कर रहे थे, मैं चाहता हूँ एक बार आप वो पूरी कर लें, फिर आगे कुछ और चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर मैं उम्मीद जी आपके बात आता हूँ। देखिए, मैं पहले इनको मैं बता दूं, ये बड़ी गजब के तथ्य दे रहे थे कि कोई भी विधायक बाहर नहीं आया जब हरियाणा जल रहा था। मैं इनको केवल जींद के रेफरेंस का बात करूंगा, जींद से बाहर की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इनेलो के विधायक दिवंगत डॉक्टर हरिचंद मिड्डा और मेरे पिता जो कि जुलाना से विधायक है चौधरी परमिंदर सिंह, लगातार दंगे के समय पर जींद की सड़कों के ऊपर थे, लोगों को रोक रहे थे। यहाँ तक कि मेरे घर के ऊपर 2 बार अटैक होने की कोशिश हुई, तब भी उन्होंने शांति की अपील की और जगह जगह पर जो है नुकसान होने से बचाया। तो कृपया करके अगर मैं जींद के रेफरेंस तक भी चला जाऊँ ना, तो आपकी बात यही झूठी आ जाती है। उसके बाद कहीं कथित झूठे आंकड़ों को लेकर के ये चलते हैं। इनके नेता ने कोई विकास की 1% भी बात की हो तो 1% भी इनके नेता ने विकास की बात की हो, संसद के अंदर किसी डिबेट में भाग लिया हो, किसी मुद्दे को, राष्ट्रीय स्तर के किसी मुद्दे को उठाया हो, हरियाणा के किसी स्तर के मुद्दे को संसद के अंदर उठाया हो, क्योंकि इनका रिकॉर्ड पार्लियामेंट का ये बताता है केवल इनके कथित नेता केवल और केवल एक डिबेट के अंदर इन्होंने संसद के अंदर भाग लिया। आज तक भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने छोड़ने का काम नहीं किया, ना ही भाजपा इनको निकालना चाहती है। इनकी राजनीतिक एजेंडा बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है, जातिवादिता फैला करके अपने झूठे और आंकड़े जो कि कोर्ट के अंदर झूठे साबित हो चुके हैं। इनका 50% का जो आंकड़ा है इसका कोई आधार नहीं है। दैनिक भास्कर की एक खबर के बाद के अलावा जिस खबर को जो है कोर्ट के अंदर बाकायदा काउंटर किया गया था, अपने झूठे आंकड़ों को लेकर के जनता को भड़काने का काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। ना ही ये विकास की बात करेंगे, ना ही किसी और चीज की बात। अभी भी भाजपा के देखिए मैं बता दूं, यही एक समस्या है जो आपके मुंह से निकल गई, पहले आपके वक्तव्य में निकल गई कि आप जब दलितों का, जब पिछड़ों का, जब गरीबों का कोई मसीहा के रूप में कोई भी नेता इस देश के अंदर आया, ये बड़ी विडंबना है इस देश की राजनीति की, और हरियाणा तो विशेषकर इसका शिकार है। तब तक लोगों ने उसको दूषित मानसिकता कहा है। आप दूषित मानसिकता कहकर उस गरीब को, उस पिछड़ा को, उस दलित को एब्यूजिंग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के टीवी चैनल पे। दूसरी बात सुन लें आप, मैं नहीं बोला था जब आप बोल रहे थे। देखिए सुनिए आप, देखिए सुनने की भी आप क्षमता रखें जब बोलते हैं, तो मैं बोला नहीं था बीच में रेफरेंस पार्लियामेंट का। मैं जब बोल रहा हूँ तो जब मैं आप बोले तो मैं नहीं बोला। आप सुने कृपया। जहाँ तक डाटा की बात है, माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये डाटा मांगे थे जाट आरक्षण को लेके कि किस किस जाति के कितने लोग हैं, वो डाटा हाई कोर्ट में हैं। आप हाई कोर्ट जाएं और कल निकलवा लें जाके वहाँ से। डाटा आज की सर्टिफाई कॉपी हमारे पास है। आप क्या बात कर रहे हैं कि आप न्यूज के उस पर बोल रहे हैं? मैं भी उस केस के अंदर वकील हूँ, आप कैसे कह रहे हैं? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आप कॉपी लेके आ जाए तो कल भी फिर डिबेट होगी इस पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑथेंटिक डाटा, जिस तरह के ऑथेंटिक डाटा सुप्रीम हाई कोर्ट में दिए गए, उन डाटाओं के आधार पर ये बात कही जाती है। जो सवाल रविंदर ढुल अभी पूछ रहे थे
कि इसमें आप देखिए बात ये उठाते हैं कि कौन उस वक्त था कौन नहीं था, बात उन्होंने जींद के रेफरेंस में रख दी। अब क्योंकि हम जींद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप के बारे में भी मैं फिर से उसी सवाल पर आ रहा हूं, क्योंकि आप उस सवाल से थोड़ा सा बचते हुए लग रहे हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं। इसीलिए मैं दोबारा से अगर आप उस सवाल का कोई जवाब दे पाए दूसरी पार्टियों के ऊपर निशाना न साधते हुए, क्या आप इसी विषय को लेकर के अब चुनाव में हैं? क्योंकि आपके हर बार जब भी मैं आपको समझ तो यही एक विषय रहता है। प्रजातंत्र में एलएसपी का क्लियर कट एजेंडा है कि एलएसपी इस हरियाणा की 90% आबादी पे जिस तरह की दादागिरी हुई थी उसको नहीं होने देगी। और कैसे नहीं होने देगी? वो जनता के सहयोग से नहीं होने देगी। जो शोषित लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, जिनके घर जलाए गए हैं, जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, जिनको भागीदारी नहीं मिली है इस हरियाणा के अंदर, तो नौकरियों में, संस्थाओं में, वो आज की बात कर रहे हैं, आज लोकतंत्र पार्टी को सपोर्ट करेंगे। क्या आप 35-1 वाली बात कर रहे हैं? देखिए 35-1 ले लें आप इसको, या ये ले लें कि हरियाणा में जो दबंगई चलती है वो नहीं चलेगी। तो मतलब ठीक है, तो इसी विषय पर आप चुनावी मैदान में अब उतरने वाले हैं, यही बात आप कहेंगे वहां जाकर? देखिए बात एक नहीं होती है, आप एक बात नहीं पकड़ सकते। नहीं, क्यों नहीं पकड़ सकते? आप देखिए ना, और जीत का दावा उसके कंसिक्वेंस कितनी, जीत का दावा ये है कि आपके हक हकूकों को जो आज तक 45 साल से मारा गया है उसको राजकुमार सैनी आपको दिलाएंगे। किसने मारा? ये दोनों पार्टियां, इनेलो और कांग्रेस लंबे अरसे तक राज की, और भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने में, उसमें कुछ बदलाव करने में फेल रही, जिसके लिए उसे सत्ता दी गई थी। मतलब ठीक है, आप जाति विशेष की बात कर रहे हैं। देखिए पिछड़ा वर्ग के लोगों ने माननीय मोदी जी को पिछड़ा वर्ग का मान के 90% आबादी ने वोट किया था। चलिए ठीक है, बारी बारी से आप ये आप अपना जो शोषण हुआ भारतीय जनता, अरे कांग्रेस वाले तो मैडम देखिए, आप लोग तो प्रॉपर्टी डीलर के रूप में आपने फरीदाबाद मानेसर की सारी जमीन बेच के वाड्रा परिवार को दे दी, और उसके बाद चलिए ठीक है, बारी बारी से आप प्रॉपर्टी डीलर पार्टी है। आखिरी आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए, आपको तो रिजल्ट मिल रहा है, मिलेगा और भी, अभी चिंता न करें। ठीक है अरविंद भारद्वाज, आपको इतने बड़े अपने अरविंद जी घर में इतनी लड़ाई है कि आप लोग दिल्ली से बुला के सुरजेवाला जी को लड़ाना पड़ रहा है, जबकि वो दिल्ली की राजनीति करते हैं आजकल। जनता को भटकाने का काम कर रही है। देखिए अगर शोषित पिछड़े गरीबों की आवाज उठाना और जनता को भड़काना कहते हैं तो सांसद राजकुमार सैनी हमेशा भड़काएंगे, वो हमेशा आवाज उठाएंगे। और यही विडम्बना है इस देश की राजनीति की, कि जब गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों की कोई आवाज उठाता है तो उसे दोषी सिद्ध किया जाता है, वो मानसिकता से बताया जाता है। वो मेंबरशिप मिलेगा, इसमें जनता जवाब देगी इस बार। वो रुक गए हैं। अरविंद आप अपनी बात कीजिए। अरुण जी, कांग्रेस सरकार ने रोहतक से जींद का एक 4 लेन हाईवे पास किया, जो ना तो कांग्रेस बना पाई, ना आज भारतीय जनता पार्टी उसे 4-4.5 साल में पूरा कर पाई। इसके अलावा एक बाईपास रोड की बात थी, ना कांग्रेस बना पाई, ना आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाई। जींद को हमारे सोनीपत से जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन है जहां पर फाटक है, वो फाटक आज भी जस का तस है। मतलब जींद एक ऐसा शहर है, अगर वहां आपको जाना है तो फाटक पार करनी होगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिला होने के बावजूद वहां फाटक आपको पार करनी पड़ेगी। उसका ओवरब्रिज पास है, परंतु उसे सरकार नहीं बना पाई। और वहां ना रोजगार है, ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस कोई बड़ा उद्योग वहां स्थापित कर पाई, ना कहीं और किसी तरह से युवाओं को उनके हक मिल पाए, ना तो शिक्षा की वहां पहल हो पाई। सरकारी अस्पतालों का ये है कि वहां ना तो सीटी स्कैन की मशीनें हैं, ना एक्सरे की मशीनें हैं, ना लैब, जो ब्लड टेस्टिंग के जो लैब्स हैं वो नहीं है सरकारी सिविल हॉस्पिटल में। उसके बावजूद ये लोग सब दावा करते हैं कि अब की बार हम जीतेंगे, अब की बार हम जीतेंगे। जिन रणदीप सुरजेवाला जी की बात हो रही है, वो 10 साल मंत्री रहकर गए हैं और मैडम उन्हें बता रही है कि वो जींद के बेटे हैं। तो उन्होंने क्या किया वो बताएं, 5 ऐसी चीजें बताएं जो उन्होंने जींद के लिए की। और जो संजय शर्मा जी यहाँ बैठे ये बता के जाएं यहाँ जाने से पहले कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा जींद के लिए कौन सा बड़ा काम कर दिया जिसके बेस पे आप वोट मांग सकते हो। आज सच्चाई ये है, जींद की जनता आप तीनों राजनीतिक दलों को नकार चुकी है और एक नई सोच, नई समझ, नए विचार, एक युवा वर्ग जो दुष्यंत चौटाला जी के साथ खड़ा है। आज दुष्यंत चौटाला जी को जींद की जनता चाहती है कि उनका उम्मीदवार यहाँ से जीते, भाई दिग्विजय चौटाला जी जीते और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी की सरकार बने, दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री बने। ठीक है संजय शर्मा। देखिए अभी जो जेजेपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने प्रत्याशी उतारने की बात आई तो वही साबित हुआ विकास पे बात नहीं करेंगे, कहना था विकास पे बात नहीं करेंगे की पार्टी है। सुनिए मैं आपकी बात का जवाब नहीं, विकास पे बात नहीं करेंगे। आपने जींद को क्या दिया?
रेलवे फाटक खत्म नहीं कर पाए आप ओवर ब्रिज नहीं बना पाए वहाँ पर, आपने सरकारी अस्पताल की स्थिति नहीं सुधार पाए, आप चलिए ठीक है, वो बाईपास वो नहीं सबका बना पाए। सवाल सब सवालों का जवाब दे देंगे, सब सवालों का जवाब दे देंगे। ठीक है संजय जी। देखिए जब जेजेपी बनी, नहीं जेजेपी बनी नहीं बनी उसको छोड़िए ना, वो ठीक है, वो नहीं बनी उसको छोड़ते हैं। आप सरकार में रहे तो आपसे सवाल तो विकास के बारे में ही पूछे जाने चाहिए, उसी का आप जवाब दे दीजिए। अरुण जी ऐसे थोड़ी होता है, अपनी पार्टी पे आरोप लगाए। नहीं पार्टी पर तो आरोप लगाते, आप भी लगा दीजिए, पार्टी पर आरोप आपने लगा दिया कि बी टीम ए टीम सी टीम कह देंगे, वो छोड़िए। विकास के ऊपर विकास नहीं, आप सरकार में आप सरकार चला रहे हैं, इनकी आईना भी तो दिखाओ ना। वो इनका आईना वो खुद देख लेंगे 28 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, सब बहुत ज्यादा वो समय वो सब पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। आपसे विकास के बारे में जब पूछा जाएगा तो आपके पास सिर्फ कहने को क्या है, विकास के बारे में जब सवाल पूछा जाए तो कहने को क्या है? अब तो सही बताने तो लगता हूँ। देखिए विकास की जहां तक बात है, जब हमारी सरकार आई थी तो जींद के गांव में 3 से 4 घंटे बिजली आती थी। आज हमारी सरकार ने सब ट्रांसफार्मरों को बदला है, सब बिजली के खंभों को बदला है, तारों को बदला है। आज 16 से 17 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में, 24 घंटे बिजली शहरी क्षेत्र में मिलती है। अब जब जींद में घुसते थे तो सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर के गली में फैलता था। हमारी सरकार ने आने के बाद वो जो पानी ट्रीटमेंट प्लांट का सड़कों में फैलता था उसको शहर से बाहर निकालने के लिए व्यवस्था की है। हमारी सरकार आने के बाद जो 100 बेड का अस्पताल था शहर के अंदर, उसको 200 बेड का करके उसको व्यवस्थाएं दी है। हमारी सरकार आने के बाद गांव की गलियों को पक्का किया है, नहर की टेलों को पक्का किया है। ये कोई अचीवमेंट नहीं है। गांव की गलियां, सुनिए साहब, ये पंचायत लेवल का गांव है, गांव की गलियां पक्की होना। चलिए ठीक है, वो पंचायत लेवल के काम को ठीक है, कोई अस्पताल बनाया हो, कोई मेडिकल कॉलेज ठीक है, बनाया हो, चलिए कोई यूनिवर्सिटी लाए हो, कोई कॉलेज, सरकारी कॉलेज, डिग्री कॉलेज आपने बनाया हो, ठीक है, वो नहीं, इसके बारे में अभी नहीं, क्योंकि नहीं बना नहीं है ना, इसलिए इसके बारे में वो बताएंगे नहीं। चलिए मैं फाइनल कमेंट की तरफ आ रहा हूँ। वंदना जी आपसे शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब रणदीप सुरजेवाला को ले तो आई है, सवाल तो ये भी उठेंगे कि आपके पास यहाँ का कोई नेता नहीं, फिर आप कहेंगे ये तो यहीं के बेटे हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद मुद्दे क्या रहेंगे, और क्योंकि जनता फिर आपके 10 सालों के बारे में भी सवाल उठाएगी। जब आप यहाँ 10 साल सरकार चला गए तो मुद्दे तो वही बने हुए हैं जो तब भी बने थे। वंदना जी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं रणदीप सुरजेवाला के साथ? फाइनल कमेंट। देखिए सबसे पहले तो मैं अभी जेजेपी के नहीं उनको वो जेजेपी को जाने दीजिए, कांग्रेस पार्टी का दावा क्या है? बहुत आवश्यक है, कांग्रेस का भी मैं आपको जवाब दूंगी, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। बहुत सारी चीजें वो गिनवा रहे थे कि जींद में कांग्रेस के समय ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, ये सब आप गिनवा रहे थे, लेकिन लगातार सत्ता पर आप उसमें जींद में आप विधायक पद पे थे, आपने वहाँ पर क्या कराया है वो मुझे बताइए। अलग तो आप अभी हुए हैं ना, और जो कंडेला कांड हुआ था या आपने जींद में जितना बुरा हाल किया था लोगों का, और जो दाढ़ घिसाई वगैरह सब कुछ हुआ करती थी, वो सब पूरी जनता को मालूम है। इसलिए विकास के रास्ते पे आपका जवाब भी दे रही हूँ मैं साथ में कि कांग्रेस के कौन से मुद्दे रहेंगे। कांग्रेस का जो एक मुद्दा है वो है विकास का मुद्दा, कि जितने भी आज तक उपेक्षा हुई है पिछले 5 साल में, या यहाँ पर जो NLD के विधायक रहे हैं जिन्होंने उपेक्षा की है, उसको दूर करके जींद को सतत विकास की तरफ लेकर जाना है। इसके लिए सुरजेवाला जी जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। ठीक है, रविंद्र ढुल फाइनल कमेंट, मुद्दे क्या रहेंगे और क्या आधार रहेगा जीत का? देखिए पहला मुद्दा तो जो कांग्रेस के द्वारा जो पहले भेदभाव किया गया था, जो व्हाइट पेपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में लेकर के आई थी कि जींद के साथ विकास के रूप में भेदभाव किया गया, चाहे सड़कें हो चाहे कोई भी चीज हो, उसके ऊपर 5,000 करोड़ के मुआवजे का हमने डिमांड की है। 5,000 करोड़ के स्पेशल जो पैकेज की हमने डिमांड की थी। पहले तो उस 5,000 करोड़ के पैकेज की हम बात करेंगे जो इंडियन नेशनल लोकदल ने उसमें प्रति थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहाँ पर जींद के अंदर सड़कों का हालत जो जितना खराब करने का काम किया है, आप इस बात को समझिए, हमारे गांव में जिस प्रकार से आपकी इंटरलॉकिंग टाइल्स लगती हैं, जींद के अंदर शहर के अंदर सड़कों के अंदर जो है इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का काम किया है। शहर को इन्होंने एक कस्बे और एक गांव का रूप देने का काम किया, जो कभी जिला हरियाणा के सबसे पुराने 7 जिलों के अंदर था। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है आज के दिन में। और हमने जो बात की सड़कों की हो चाहे आपके मुद्दे दूसरे हो, इंडस्ट्रीज तो है ही निश्चित रूप से। देखिए इस बात को मानिए, इंडस्ट्री जींद में कोई भी ना कांग्रेस लेकर के आ पाई ना भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ पाई, ये बात एक तय है। और इस चीज के ऊपर हम निश्चित रूप से लोगों के बीच में जाएंगे। हमने जनता की समस्याओं को उठाने का काम किया। ये मेडिकल कॉलेज पे इनके कहाँ गए, इनके कौन से दावे, कौन सी कोई भी ऐसा प्रोफेशनल
इंस्टीट्यूशन इनकी तरफ से जिन जिले को देने का काम किया इन्होंने, तो मैं कांग्रेस का भी स्वागत करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का भी स्वागत करूंगा, ये बताने का काम करेंगे। सफेद श्वेत पत्र सरकार लेकर के आ चुकी है, भेदभाव जिनके साथ हुआ था ये ऑफिशियल आधिकारिक आंकड़ों में मौजूद है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। ठीक है ओमवीर जी, फाइनल कमेंट। देखिए, जिस तरह का पीछे की पार्टियों का रिकॉर्ड रहा है हरियाणा के अंदर, उसमें असमानता, विकास दूर दूर तक नहीं है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, ना कोई रोजगार है, ना कोई स्मार्ट सिटी है, ना कोई गोद लिए गांव है, ना कोई 15 लाख है। मतलब कितनी बातें गिनाई जाएं, जो जुमले बहुत सारे कहे गए उनसे पब्लिक हताश रही। लेकिन विशेषकर हरियाणा जहाँ बात है, जहाँ तक हरियाणा में सुरक्षा और सम्मान की जो जिस तरह की धज्जियां उड़ाई गई हैं हरियाणा में, उसके प्रति, और जो व्यवस्था हाईजैक है, उस हाईजैक एक व्यवस्था एक विशेष लोगों के हाथ जो हरियाणा की लगी हुई है, उस हाईजैक से अपने जो बीजेपी के मुख्यमंत्री भी निकालने में कामयाब नहीं हुए हैं। उस व्यवस्था को सांसद राजकुमार सैनी की अगुवाई में एलएसपी निकालेगी, उस कब्जे से निकालेगी और जनता को न्याय दिलाएगी, और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बड़े मुंह से। फाइनल कमेंट, केवल 20 सेकंड है। सबसे बाद अरुण जी, ये तमाम दावे विकास के और उनके करेंगे, परंतु चुनाव ये वही जाति पाति पे लड़ेंगे। आप देख लीजिएगा 5-7 दिन बाद ये सभी पार्टियां सिर्फ जाति पाति की बातें करती हुई नजर आएंगी। इनके नेताओं के बयान आप रिकॉर्ड करना, ये वहीं जाके अटक जाएंगे। जिस तरह से करनाल और रोहतक में हमने देखने को मिला, कहा पंजाबियत की बात की गई, रोहतक में जाट नॉन जाट पे लड़ा गया, ये उसी पे आएंगे। इसके अलावा इनके पास कोई आधार नहीं है। जननायक जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ेगी, युवाओं के रोजगार, और एक नारा रहेगा हमारा, केवल 20 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 4-4.25 साल में हमने विकास के काम किया, उन विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम करेगी, और सबका साथ सबका विकास जो नीति हमारी है, जिस तरह से हमने गरीब स्वर्णों को भी 10% आरक्षण देने का काम किया है, इसी आधार पर हम जींद के क्षेत्र के विकास के लिए वहां जो भी मूलभूत आवश्यकताएं, जो काम आदरणीय मिड्डा जी ने शुरू किए थे, उन कामों को पूरा कर देना और जींद को एक आदर्श शहर के रूप में स्थापित करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिन की जनता अब देख ले, जो कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टियों के, वो सभी सामने आ गए हैं, और अब आपके लिए कौन सा कैंडिडेट सही है वो चुनना आपका काम है। लेकिन बचिएगा उन खूबसूरत औपचारिक शब्दों से जिनसे आपको ठगने का प्रयास होगा। उनसे बच करके आप देखकर, समझकर, सोचकर वोट अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर एक सही नेता अपने लिए चुन लेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।